नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। एक ऐसे पर्सन जो अपने ननिहाल नानी घर के सच्ची घटना को याद करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उनकी ननिहाल जो कि जयपुर से कुछ दूरी पर अवस्थित है। बात एक सर्द रात की है। दिसंबर लास्ट में बारिश की वजह से ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। हम सभी यानी मेरे मामा जी एवं मेरी नानी जी अलाव जलाकर हाथ सेक रहे थे। समय यही कोई 11 साढ़े 11 रहा होगा। हम सभी अपनी बातों में मशगूल थे कि तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से दस्तक देना शुरू किया। हम सभी चौंक गए थे। इतनी रात से कौन हो सकता है? पर दस्तक थी कि शांत ही नहीं हो रही थी। मेरे मामा जी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो उनके सामने एक 19 साल का नवयुवक पसीने से लथपथ पड़ा था। दरवाज़ा खोलते ही बस वह एक ही वाक्य बार बार बोले जा रहा था, वह मेरे पीछे है, वह मेरे पीछे है। बोलते बोलते वहीं पे वो बेहोश हो गया। तभी मेरी नानी जी ने बोला, अरे यह तो रमजी है, यहीं पास में चाय की दुकान पर काम करता है। उसे हम अंदर लाए और उस पर पानी के छिड़काव दिए। थोड़ी देर बाद वह होश में आया, लेकिन वह अभी भी वही शब्द दोहराए जा रहा था कि वह मेरे पीछे है, वह मेरे पीछे है। हमने उसे होश में आते ही पानी पिलाया और उससे पूछा कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और कौन तेरे पीछे है? पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी और वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर बाद हालात सामान्य होने पर उसने जो बताया, हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। केवल मामा जी और नानी जी को छोड़कर शायद वह सब पहले से जानते थे, इसलिए उन्हें उतना अचंभित नहीं लगा। उसने बताया कि वह किसी शादी में जाकर आ रहा था। उसे उसके चाचा के लड़के ने थोड़ी दूर पर ही उतारा था। वह अपने घर के लिए निकल गया। राम जी का घर भी थोड़ी दूर ही था, सो वह पैदल पैदल ही आ रहा था। जब मैं चौराहे से सीधा मुख्य रास्ते पर आया तो खाना खाने के बाद पानी ना पीने की वजह से उसे काफ़ी प्यास लग रही थी। रास्ते में ही एक हवेली पड़ती है जिसके नीचे सरकारी नल लगा हुआ है। वही पानी पीने लगा। उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि वह कहाँ खड़ा था। वह हवेली अपनी भूतिया घटनाओं की वजह से आसपास के सभी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। वह भी पानी पी रहा था कि तभी उसे घुंघरू की आवाज़ आने लगी। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे पूरे रास्ते में कोई नहीं दिखाई दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज़ आ रही है। अब इस आवाज़ के साथ साथ किसी के मंद मंद हंसने की आवाज़ भी आने लगी। अब उसे आभास होने लगा कि यह आवाज़ ऊपर से कहीं से आ रही है। यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने ऊपर जब देखा तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही था। वहाँ एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए और आंखें जो कि उसी की तरफ ही देख रही थी, वह धीमे धीमे हंस रही थी। उसके पास ज़मीन पर लटके हुए थे जिसे वह दीवार पर मार रही थी। वह हवेली की मुंडेर पर बैठी हुई उसे लगातार घूरे ही जा रही थी। ऐसे हालात में राम जी के पांव बिल्कुल जम से गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसे उस हवेली के साथ जुड़ी सारी घटनाएं याद आने लगी, क्योंकि वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। इसलिए उसने हनुमान जी का नाम लिया और हमारे घर की तरफ दौड़ लगा दी, जो कि उसी हवेली से थोड़ी ही दूर पर था। थोड़ी सी दूरी पर ही आकर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत मुंडेर से ही रास्ते पर हो चुकी थी और उसके बिल्कुल पीछे ही राम जी थे। वैसे तो हिम्मत वाला आदमी था। उसने हनुमान जी का नाम लिया और अपनी गति दुगनी कर दी
और हमारे घर पहुंच गया। यह सब सुनने के बाद हम सभी सन्न से रह गए। मामा जी और नानी जी, उनके चेहरे पर एकदम सिकन सी नहीं थी। नानी जी चाय बनाकर लाए तथा उसके रुकने का हमारे घर पर ही इंतजाम करवाया गया और उसे हमारे घर के मंदिर में ले गए। हम सभी काफ़ी आश्चर्यचकित और रोमांच से भरे हुए थे, लेकिन मेरे मामा जी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। लग रहा था वह इसी से बिल्कुल भी अचंभित नहीं है। जब हमने उनसे इसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि यह भी सही समय नहीं है, इस पर सुबह ही बात की जाएगी। मामा जी ने हमें उस हवेली के बारे में क्या बताया होगा, यह जानने के लिए कहानी को पूरा ज़रूर सुने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाँव में सर्दियों के मौसम में अलाव न केवल उष्मा का साधन है बल्कि सामाजिकता का भी जरिया है। गांव में सुबह सुबह सभी लोग चाय लेकर अलाव के आगे बैठ जाते हैं और फिर चलते हैं किस्से। इस बैठक का यह सार्वभौमिक नियम है कि आपको पता होता है कि सामने वाला लंबी लंबी फेंक रहा है, पर आप उसे बीच में नहीं टोक सकते। विशेषकर जब मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ। तो हम भी सुबह सुबह अपने कंबल लपेटे आग के सामने बैठ गए और चाय का आनंद लेने लगे। और मामा जी कब मंदिर से पूजा पाठ करके आए और हमें हवेली का पूरा इतिहास बताए, इसका इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद मामा जी का आगमन हुआ। पहले तो उन्होंने हमें हमेशा की तरह हमारे सुबह देरी से उठने के लिए 4-5 भाषण सुनाए। हम सब अब सोच रहे थे कि ऐसे माहौल में उनसे हवेली की बात करना सही होगा, पर तभी किशन, जो कि हमारे सामने वाले घर में रहता है, हाथ में बड़ी सी थैली लेकर प्रकट हुआ। थैली से आ रही सुगंध से यह कहना आसान था कि यह मुलजी हलवाई की जलेबी और समोसे थे। सुगंध मामा जी के नथुनी में घुस ही रही थी कि उनके हाव भाव बदल गए। उन्होंने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया और उसके लिए मामा जी को अदरक वाली चाय का विशेष ऑर्डर दिया। हमें बात शुरू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किशन ने जलेबी समोसे का पैकेट पकड़ आते ही मामा जी से कल रात हमारे साथ घटी घटना के बारे में जिक्र छेड़ दिया। गांव में अक्सर बातें और विशेषकर भूत प्रेत से जुड़ी खबरें जल्दी ही फैल जाती है। इस पर मामा जी कुछ याद करने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार गांव वालों को समझाया कि चलो मिलकर इस हवेली में भागवत का आयोजन करना चाहिए, तभी इस गांव में इन प्रेत और प्रेतनियों का कोप शांत होगा। इसी पर भरत जी, जो हमारे पड़ोसी थे, ने एक लंबा कस की बीड़ी का खींच मारा और लगभग सारा धुआं मेरे ऊपर छोड़ते हुए मामा जी की बात पर सहमति जताई और सुझाव दिया कि यही एक उपाय है कि इनकी आत्मा शांत करने का, वरना अभी तक तो यह प्रेत अपनी हवेली तक ही सीमित है, वरना वह समय दूर नहीं जब यह लोग गांव के लोगों का रात को निकलना हराम कर दे। इस पर मामा जी ने भरत जी को बीच में ही टोका और कहा, तुम्हें किसने कहा कि यह हवेली से बाहर नहीं निकलते? एक बार ब्रिजवासी, उनसे तो पूछो कि उनका क्या हाल है, जो उनके पास वाले ही घर में रहते हैं। रात को कभी भी उनके छत पर आ जाती है। हालांकि उपाय करने के बाद उसका डर थोड़ा कम हुआ है। मामा जी के लड़के ने, जो मेरा ही हम उम्र था, उसने अपने पापा से पूछा कि क्या कोई घटना घटी उनके साथ कभी भी। हवेली में इस बात पर भी थोड़ा शांत हो गए, पर जब तक प्लेटों में जलेबी और समोसे लग चुके थे, वह एकदम से रिचार्ज हुए और बताने लगे। एक बार जो कि हमारे ही उम्र के थे, वे और उनके दोस्त हवेली की छत पर ही पतंग उड़ाने के लिए गए हुए थे। यह सभी दोस्त ब्रिजवासी की छतों से कूदकर हवेली की छत पर पहुंच गए और पतंग उड़ाने लगे। दोपहर के समय जब यह सभी दोस्त पतंग उड़ाने में मस्त थे,
एक पतंग कटकर हवेली के ऊपर खुले हुए चौक से होते हुए हवेली की निचली मंजिल में पहुंच गई। हम सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब नीचे जाकर पतंग कौन लाएगा? मामा जी उस समय शहर में ही पढ़ाई करते थे और शहर के अपने बहादुरी के किस्से अपने दोस्तों को सुनाते थे। तो इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपने सिर यह काम लिया, हालांकि इस शर्त पर कि विष्णु जो कि उनका दोस्त था वह सभी को गन्ने का रस पिलाएगा। मामा जी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। ऊपर से पहली मंजिल पर तो उजाला ठीक ठाक ही था, पर जैसे ही उन्होंने दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया तभी एक धीमी आवाज़ ने उन्हें रोका। ही 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 ही। यह आवाज़ इतनी धीमी थी कि व्यक्ति यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आवाज़ वास्तविक थी या केवल एक भ्रम, पर मामा जी की हृदय की गति बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। वह दूसरी सीढ़ी पर ही रुक गए और इंतज़ार करने लगे इस आवाज़ की दूसरी बार वापस आने का, एक निश्चयता के लिए। पर आवाज़ आ रही थी, वह भी केवल छत से, वो कटा चरखी समेत। इसका मतलब उनके दोस्त उन्हें छोड़कर वापस पतंगबाजी में लग गए थे। मामा जी ने मन में ही सोचा, ऐसे दोस्तों के लिए क्या इतना बड़ा खतरा मोल लेना सही होगा, वह भी एक कटी पतंग के लिए। पर अब प्रश्न पतंग का नहीं था बल्कि उनकी इज्जत का था। तो उन्होंने अपने मन को समझाया और वापस नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगे। एक एक सीढ़ी उनके लिए एक पहाड़ चढ़ने के बराबर थी। जनवरी की सर्दी में भी पसीने की 2-3 बूंदें उनके ललाट पर चमकने लगी थी। नीचे वाली तीसरी मंजिल की पहली सीढ़ी पर पहुंचते ही उन्हें गहरा धक्का लगा। यहाँ अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, पर दोपहर होने के कारण इतना भी नहीं। अब एक बार उन्होंने सोचा कि नीचे जाना सही रहेगा या नहीं। ऊपर जाकर तो यह कह देंगे कि पतंग कटी हुई थी इसलिए नहीं लाया, उन्हें क्या पता चलेगा। पर मन एक तरफ यह भी कह रहा था कि हवेली में आज तक जो भी लोगों के साथ बीता है वह केवल रात को ही, दिन में आज तक ऐसी कोई वाक़या नहीं हुआ। तो उन्होंने नीचे कदम बढ़ा दिए। खैर आखिरकार वह नीचे पहुंच ही गए। हवेली के बरामदे में निकट सन्नाटा पसरा हुआ था, एक मुर्दा घर की तरह। ठंड उत्तर की तुलना में लगभग 2 गुनी थी। मामा जी ने एक बार ऊपर देखा, कोई नहीं दिखा। मामा जी के मन में जितनी गाली उन्हें याद थी मन ही मन में अपने दोस्तों को दी। उन्हें लगा था कि जब वह नीचे होंगे तो कम से कम उनके दोस्त छत से उन पर नज़र बनाए रखेंगे, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। नीचे हवेली में चारों तरफ कमरे बने हुए थे। किसी पर दरवाज़ा था तो कुछ कमरों के दरवाजे लगभग टूट चुके थे। दीवारों पर पुराने चित्र थे जिन्हें समय ने बदरंग बना दिया था। पतंग एक कमरे के सामने ही पड़ी थी। मामा जी की नज़र पहले पतंग पर और फिर उस कमरे पर गई। दरवाज़ा लगभग टूट चुका था, उसमें बड़े बड़े छेद हो गए थे। दीमक ने दरवाजे को जगह जगह से खोखला कर दिया था। मामा जी उस और बढ़े। मामा जी ने पतंग उठाई और उसका मुआयना करने लगे कि वह कहीं से फटी हुई तो नहीं है कि तभी खड़ खड़ सामने कमरे का दरवाज़ा जोर से अंदर से बजने लगा और उसके अंदर से ही जोर से खोलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई उस दरवाज़ा को खोलने का कोशिश कर रहा हो। और उसके साथ ही चूड़ियों की भी बजने की आवाज़ आ रही थी। कुछ सेकंड में ही माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जहाँ पहले निपट सन्नाटा था वहाँ अब दिल को चीर देने वाली भयंकर आवाज़ में तब्दील हो चुकी थी। मामा जी की नज़र अब दरवाजे पर पड़ी तो उनके होश ही उड़ गए। दरवाजे के ऊपर खेतों में से उन्हें 2 लाल फुर्ती आँखें उन्हें घूरी जा रही थी और एक खून से लाल जीव जो मानव से काफ़ी बड़ी थी एक खेत में से लप लप आ रही थी। यह सब देखकर अगर कोई व्यक्ति होता तो शायद प्राण छोड़ देता,
पर मामा जी के पिताजी, जो कि दुर्गा पाठी थे, हमेशा दीदी का स्मरण करते थे, जो मामा जी के कानों में अनजाने ही पड़ते रहते थे। मामा जी ने केवल उन्हीं भजनों के शब्दों को मन में दोहराया और पतंग लेकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। मामा जी अब दौड़ते हुए सीढ़ियों पर पहुंचे, तभी फिर से वही आवाज़ खी 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 उनके कान में पड़ी। उस समय तक मामा जी दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंच चुके थे। एक बार वो फिर से पीछे मुड़कर देखे तो देखा उनके सामने खड़ी थी वो, एक दूरी पर। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, आधी काले आधी सफ़ेद, दांत मुंह से बाहर आ रहे थे और जीभ वैसे ही लप लप आ रही थी। मामा जी के कदम सीढ़ी पर ही रुक गए। उनके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। उस पर इतने में एक जोर की अट्ठास मारा और बोला, तेरा बाप जिसका उपासक है उसने मुझे रोक रखा है, वरना मेरे घर में घुसने वालों को मैं वह दंड देती हूँ कि वह 7 जन्मों तक ना भूल सके। उसने एक बार और जोर से अट्ठास मारा और दूसरे मंजिल से नीचे बरामदे की तरफ छलांग लगा दी। अब मामा जी ने जितनी ताकत हो सके अपने पैरों में इकट्ठा की और छत की तरफ दौड़ लगा दी। ऊपर छत पर जाकर उन्होंने देखा कि उनके दोस्त गायब थे, पर अब उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहा था। वह सीधे अपने घर की तरफ चल दिए। घर में घुसते ही नानी जी को देखा कि वह चौकी छाछ बिलो रही थी। उसने उनसे पूछा कि इतनी जल्दी कैसे आ गया, पर वह बिल्कुल शांत थे। उन्होंने दूर से ही नाना जी को देखा, जो अपने मित्रों के साथ बैठे थे और किसी गांव के ही व्यक्ति को आयुर्वेदिक दवाई दे रहे थे। मामा जी सीधे जाकर नानी जी के पैरों में गिर गए और जोर से रोने लगे। नाना जी ने उनका यह रूप कभी ना देखा था। सभी हैरान थे। नाना जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और उनसे पूछने लगे कि क्या हो गया, पर मामा जी के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह उन सारी चीज़ों को याद कर रहे थे जो कुछ देर पहले ही घटी थी, और अब मामा जी उस समय को याद कर रहे थे जब सुबह सुबह नाना जी अपने भजन और आरती गाया करते थे। तब मामा जी बहुत चिड़चिड़ाया करते थे क्योंकि वह भजन उनकी नींद को तोड़ देती थी। लेकिन आज उनकी ये हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उनके साथ जो घटा था उसने उनकी आंखें खोल दी थी। बस वह रोए जा रहे थे। यह वाक़या सुनाते हुए अभी भी उनकी आंखों में आंसू थे। एक बार उन्होंने नाना जी की तस्वीर की तरफ देखा और कहा कि उस दिन के बाद से मैंने भगवान को मानना शुरू कर दिया, और आज हमारे सामने भी यह स्पष्ट हो चुका था क्योंकि मामा जी सुबह 4 बजे उठकर मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए थे। और वह सिर्फ आज नहीं, हमेशा वो 4 बजे उठ कर के मंदिर की तरफ चले जाते हैं पूजा करने के लिए। भरत जी की अब जलेबियाँ और समोसे भी खत्म हो चुके थे। उन्होंने अपना कंबल समेटा और मंडी में सब्जी बेचने के लिए निकल गए। मामा जी को भी विद्यालय पहुंचना था, सो उन्होंने भी बात यहीं समाप्त की। वह उठकर कमरे से निकल ही रहे थे कि मैंने उनसे सवाल किया, तो क्या मामा जी वह प्रेतनी आपको कभी वापस नहीं दिखी? मामा जी मुड़े और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप मेरी चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब करो। मेरी 500 यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उसके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। बस 500 और कंप्लीट करनी है और आई होप कि आप मुझे फुल सपोर्ट करोगे। और अगर आपके पास भी कुछ अपनी हॉरर स्टोरीज़ है या खुद की एक्सपीरियंसेस है या खुद की साथ घटी कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे खुद की स्टोरी शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। और आगे इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी करो, और हो सके तो यह कहानी जितना से जितना लोगों तक हो सके आप शेयर करो।